ये घटना जो हुई थी ये 9 तारीख को थाना सेलाकुई में है, वहाँ पर ये घटित हुई थी। और 9 तारीख को जो घटना का टाइम कंप्लेंट में दिया गया तो 6 से 7 के बीच का था। और जो हमारी जो फुटेज और सभी चीज़ें जो हमने निकाली उसके हिसाब से घटना करीब 6:15 साढ़े 6 के बीच की थी। इस घटनाक्रम में जो 6 अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आए थे, इसमें 5 की गिरफ्तारी हुई थी। 6 लोग जो है वहाँ पर एक अभियुक्त के बर्थडे पार्टी के कारण वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पहुँचे थे। जब वो वहाँ पहुँचे थे तो इसके पहले जो हमारे विक्टिम और उनके ब्रदर हैं वो पहले से वहाँ मौजूद थे। और ये जब 6 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो इनके द्वारा जो है आपस में जो हमारी बहुत ही गहन जो पूछताछ उनसे अलग अलग हुई थी और जो हमारी टीम ने इंट्रोगेट किया था उस समय उनको, और जो आसपास के हमने लोगों से जो बयान और अन्य जानकारी करी, उसके आधार पर जो है ये निकल के आया कि वो लोग आपस में हंसी मजाक और एक दूसरे पे टॉन्ट कर रहे थे। जो एक ग्रुप था वहाँ पर 6 लोगों का। इसी क्रम में जब पास खड़े हुए विक्टिम और उनके जो भाई थे, जब वहाँ पर खड़े हुए थे, वहाँ लिक्वर शॉप थी वहाँ पर और वहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कोई टॉन्ट उनको किया जा रहा है या किसी कारण से। तो इस कारण जो है वहाँ पर थोड़ा सा पहले हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक के बाद हाथापाई शुरू हो गई और इसी हीट ऑफ द मोमेंट में जो है एक अभियुक्त द्वारा जो है उसमें कड़े से वार किया गया था, जो काफ़ी ग्रीवियस चोट उसमें उनको लगी थी। और एक वहीं ठेले से जो है वहाँ पर एक अंडे का जो ठेला था वहाँ से एक अभियुक्त द्वारा जो भी फरार है उसके द्वारा एक छोटा सा नाइफ जो काटने के लिए जो अंडे का होता है उसको उठाकर जो है पीछे उसके कमर में के ऊपर जो है स्टैब किया गया था। इस घटनाक्रम के बाद 6 लोग जो वहाँ पर जो अपने वाहन से स्कूटर से आए थे वो वहाँ से निकल गए थे वहाँ से। और जो विक्टिम के ब्रदर है उनके द्वारा ई रिक्शा पर उसको ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर के दस्तावेजों को पूरा हमने चेक किया है। तो उनको ब्रॉड लाने के बाद से उपरांत से लेकर तत्काल जो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं उनके द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया और देर रात्रि जब कंडीशन को देखते हुए उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लगातार वो उपचाररत थे वहाँ पर और उनका 26 तारीख को 7:10 पर जो है देहांत की खबर आई थी, जिस पर पुलिस द्वारा जो है इसमें फिर संबंधित धाराओं में अभियोग को परिवर्तित किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में 2 चीज़ें और थी। इसमें जो अभियुक्तगण थे उनमें उनके भी प्रोफाइल को पुलिस ने और उनके क्रिमिनल हिस्ट्री को भी पुलिस ने चेक किया था कि कहीं के वेयरअबाउट्स ऐसे तो नहीं कि कहीं वो पुराने किसी अपराध में शामिल रहे हों या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कहीं शामिल रहे। तो उनके पूरे रिकॉर्ड्स को भी खंगाला गया था। तो अभी तक ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। बट ये है कि जो उसमें एक जो उसमें नेपाली मूल का था वो तो मौके से फरार हो गया था। एक घटनाक्रम को किया तो सभी पर इक्वली वो धारा को लगाया गया था। लेकिन प्रत्याशित रूप से इलाज के दौरान जो है 26 तारीख की प्रातः जो है डेथ होने के बाद उपरांत जो है जब पुलिस को सूचना मिली तो पूरे समस्त डॉक्यूमेंट्स और सबके आधार पर जो है उसमें मर्डर की जो है सेक्शंस भी इम्पोज किया गया। और धारा एक SC/ST की बनती है जो 325 की है, उसमें जो प्रोविजंस है कि अगर कोई ऐसा अपराध एक SC/ST कम्युनिटी के साथ किया जाए जिसका 10 या 10 साल से उसकी ज़्यादा की अगर अपराध की वैल्यू है तो उसमें सजा है, तो उसमें वो अपराध की सेक्शंस लगाई जाती है जिससे कि विक्टिम को एक उचित मुआवजा जो सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित है वो भी मिले और साथ ही साथ उन धाराओं में भी उसको पनिशमेंट मिले। तो ये समस्त कार्रवाई की गई है। हमारी टीम बहुत क्लोज जो है अभियुक्त के जो अभी हमें चीज़ें फिर आ रही है टीम के द्वारा इनपुट, तो उसको भी जल्दी से जल्दी जो छठा जो फरार अभियुक्त है उसको भी हम पकड़ के ले आएंगे और उससे भी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हमारी SIT टीम करेगी जिससे और स्पष्ट हो सके कि चूंकि उसके जो एक मामूली जो झगड़े होते हैं कहीं पर भी किसी प्लेस पर होते हैं उनमें इस तरह की चाकूबाजी की घटना बहुत रेयर होती है, जहां आदमी एक दूसरे को जानता नहीं है, जहां कोई इंटेंशन नहीं होती। तो ये कृत्य उसने क्यों किया था ये भी उससे पूछताछ में और ज़्यादा हम क्लियर कर पाएंगे कि पूरे घटनाक्रम में उसके द्वारा चाकू का प्रयोग करने का कारण क्या था और क्यों किन परिस्थितियों में उसके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ मैं ये भी अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और चैनल्स पे देख भी रहा हूँ, तो मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो संवेदनाएं हैं वो चाहे पुलिस के स्तर से हो, चाहे वो सरकार के स्तर से हो, चाहे सीनियर अधिकारी की तरफ से, वो पूर्ण रूप से संवेदनशील है। और उत्तराखंड भी जो हमारा राज्य जो है खुद हिमालयी राज्य है और यहाँ की भी जो हार्डशिप्स हम देखते हैं जो यहाँ के निवासी हैं, इसी तरह हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स है, इसमें त्रिपुरा भी है। तो दोनों की अगर टोपोग्राफी भी देखें उसे हम और अगर सेंटिमेंट्स देखें और हार्डशिप्स देखें तो वो सभी समान रूप से हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर देहरादून एजुकेशनल आज से नहीं है, सालों से फेमस है और यहाँ पर 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं विभिन्न प्रांतों के अध्ययनरत हैं, विभिन्न तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में हो चाहे वो बोर्डिंग्स में हो। और ये भी अभी जो जानकारी मैंने डेटा कलेक्ट किया है कि करीब यहाँ पर
2000 प्लस नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही खाली स्टूडेंट्स यहाँ पर है, जिसमें त्रिपुरा के ही 250 के करीब छात्र अध्ययनरत है, यहाँ पर निवासरत है। तो आज तक जो देहरादून में अभी तक मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं कि इस तरह का कोई रेशियलिज्म को लेकर या इस तरह की कोई शिकायत आई हो किसी कॉलेज स्कूल से या कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ पूर्व में, क्योंकि मेरे रहते अभी 2.25 साल में तो ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है जिसमें रेशियल चीज़ों को लेकर कोई क्लैश हुआ। क्लैश के रीजन स्टूडेंट के बीच में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये कभी इस तरह का इंसिडेंट नहीं आया। चूंकि जैसे मैंने बताया कि 2500 के करीब तो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स के लोग ही यहाँ पर अध्ययनरत हैं। बाकी और देखा जाए तो कश्मीरी मूल के हों, चाहे वो और हिमालयन रीजन के हों, हिमाचल के हों, तो और यहाँ के भी स्टेट से, तो कभी इस तरह का जो टेम्परामेंट या इस तरह की जो क्लैश है कभी आई नहीं है, ना किसी कहीं से कोई शिकायत आई हो, ना कोई इस तरह का केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो डेफिनेटली ये रीज़न जो रहा, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है हीट ऑफ द टॉक्स में, जो एक कहा जाए कि एक इंसिडेंट होता है या कहेंगे इंटॉक्सिकेशन में कभी कोई होता है, तो एक इंसिडेंट जो है छोटी मोटी घटना भी जो है बड़ी घटना के रूप में कारित हो जाती है। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि कभी कोई रीज़न नहीं होता है, बट हीट ऑफ द मोमेंट में या कभी बहसबाजी में एक घटना बड़ी कारित हो जाती है, और खासकर जब अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड हो। तो इन सब चीज़ों की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस हमारे विवेचक ने निकाले हैं, लिकर शॉप्स के भी निकाले हैं कि और साथ ही साथ अन्य शॉप्स से भी पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन हम शामिल कर रहे हैं कि कोई साक्ष्य ऐसा ना छूटे कि जिससे कि अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही हमारी पूरी कोशिश है। ग्रीवियस इंजरी पहुंचाना जो किसी स्टैबिंग या चाकू मारने के कारण होती है, ग्रीवियस इंजरी 118 BNS तहत के तहत उसमें केस को रजिस्टर्ड कर दिया गया था। इसी के उपरांत जो हमारी टीम लगी थी, उसी लीगल प्रोसेस के दौरान आईओ को जो है आइडेंटिफिकेशन में CCTV देखकर अन्य लोगों से जानकारी के लिए टीम लगाई गई थी, जो 6 लोग की उसको आइडेंटिफाई करे। मीन टाइम इन्वेस्टिगेशन में जो चूंकि ये पता था कि जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस हालत में है, तो उसको देखते हुए वहाँ डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स की स्टेटमेंट, जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उनके स्टेटमेंट्स को लिखा गया। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट ली गई, जिससे कि सेक्शंस उसमें इंक्रीज करी गई। तो अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन जब पता चला बयानों के आधार पर किसी ग्रीवियस इंजरी और जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उस सेक्शंस को मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसमें 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शंस को भी तत्काल उसमें इंक्रीज किया गया। और अभियुक्त गण को इसी मीन टाइम जो अलग टीम बनाई गई थी, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और उनके प्लेस पर लोकेट करके 5 लोग की गिरफ्तारी की गई। क्योंकि जो छठा अक्यूज था वो नेपाली मूल का था, वो यहाँ से सेम डे घटना करने के बाद अगले दिन वहां से निकल गया था। तो उसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड टीम लगी है। चूंकि नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल कन्वेंशंस होते हैं, उसको हम देखते हुए टीम उसको वहाँ कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। साथ ही साथ अभी तक जो सूचना है उसमें यह भी है कि वो निकटवर्ती किसी नियर बाई बॉर्डरिंग एरियाज में भी छुपा हो सकता है। तो हमारी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है। इसमें रिवॉर्ड भी पुलिस मुख्यालय से जो है 1 लाख का कर दिया गया और सभी जगह स्टेट्स को सर्कुलेट किया गया है, जिसमें इस अभियुक्त को ट्रेस किया जा सके और भी टीमें उसमें स्टेट्स की काम करें। और अभी तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें जो भी सेक्शंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हमारे आए थे, उन सभी के आधार पर सभी रेलेवेंट सेक्शंस को हमने इसमें इम्पोज किया है। बट अभी जिस तरह के जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो इन्वेस्टिगेशन इज ओपन है। हमने इन्वेस्टिगेशन को एक सीनियर जो है गेस्टेड ऑफिसर को उसमें ट्रांसफर भी कर दिया। तो जो भी स्टेटमेंट्स हमारे विक्टिम फैमिली से आते हैं या विक्टिम के किसी नियर बाई फ्रेंड्स आते हैं या ऐसा कोई भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे कोई भी तथ्य आते हैं, तो डेफिनेटली उनको हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करेंगे। और जो भी फैक्चुअल चीज आएगी और जो स्टेटमेंट्स आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन में रख के उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हत्या की जांच की वजह किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जैसा आपने अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें निर्देश भी है, वो लगातार संपर्क में भी है। माननीय जो मुख्यमंत्री त्रिपुरा जी हैं उनको भी ब्रीफ किया गया। सीनियर लेवल्स पर भी, DGP लेवल पर भी लगातार इस केस के फैक्ट्स को ब्रीफ किया गया, मॉनिटर किया जा रहा है। तो जो भी फैक्ट्स अभी हमारे पास आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट्स हो, चाहे PM रिपोर्ट हो, चाहे वो CCTV फुटेजेस हो, चाहे वो स्टेटमेंट्स ऑफ द नियर बाई जो भी पासर बाई थे या जो वहां पर वेंडर्स थे या जो वहां पे शॉप्स थे, उन सभी के स्टेटमेंट्स को हमने कर लिया है। विक्टिम्स की फैमिली के भी स्टेटमेंट किए गए। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे छूट गए या ऐसी कोई बात आई है जो उस समय एक्सप्रेस नहीं हो पाई है, तो डेफिनेटली हम उन स्टेटमेंट्स को, उन एविडेंसेस को इंक्लूड करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, और उस इन्वेस्टिगेशन के जो आउटकम होगा उनको उसके बाद उसका फाइनल चार्जशीट को भेजी जाएगी।